जय हिंद दोस्तों। तो चलिए, आज हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का पहला दिन है, पहला चैप्टर है। ठीक है, जस्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट बात कर लेता हूँ, क्योंकि क्या बोलते हैं, एज एस्पेरेंट आप लोग के बहुत सारे डाउट रहते हैं। तो आज ग्रुप में ही कुछ मैसेज आ रहा था कि सर ये क्या 1 हफ्ते में हो जाएगा क्या करके। तो यार प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है ना। और और हम लोग की कोशिश क्या है कि हम लोग कंटेंट को इन डेप्थ पढ़ें। ठीक है, तो कोशिश मेरी यही है कि जितना जल्दी हो सके। बट आपको समझना होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत बड़ा वेटेज रखता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो करेंगे हम लोग इसको, बट पैरेलली मैंने आप लोग के लिए क्या किया था, एक और सब्जेक्ट स्टार्ट करने का मतलब प्लान किया था। जो चल रहा है वो है वेस्टर्न फ़िलासफ़ी, है ना। तो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी को या तो मैं वीकडेज़ में भी मिला के कंप्लीट कर दूंगा, या फिर इसको वीकेंड का बैच ही रखूँगा। अभी मैंने फ़ाइनल किया नहीं है। लेकिन चूंकि लेक्चर बड़े हो रहे थे, जैसे कि मैंने देखा है जब मैं ये मुग़ल भी पढ़ा रहा था, तो लेक्चर जैसे ही आपका 30 मिनट ज़्यादा होता है ना, तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो मैंने इसको कट शॉर्ट करने के लिए क्या किया है, जो इसका PYQ है, जो घटना चक्र वाला है, उसका मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका मैंने नाम दिया है इनिशिएटिव का लर्निंग थ्रू PYQ। ठीक है, लर्निंग थ्रू पी सॉरी हाँ सॉरी लर्निंग थ्रू Q&A। मतलब क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि आप लोग ये थ्योरी पढ़ के ही क्वेश्चन बना लो। बहुत सारी चीज़ें जब वो क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन में नहीं बनता, तब कहीं वो फैक्ट याद होता है। ठीक है, तो वो एक इनिशिएटिव है जिसमें सिर्फ मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो हो सकता है कि लोग ज़्यादा इंगेज रहें। अभी तो जैसे ही वीडियो कितना 40-45 मिनट ज़्यादा होता है, फिर व्यूज़ कम हो जाते हैं ना। तो व्यूज़ से मेरा मतलब यही है कि पढ़ते नहीं हैं लोग, देखते नहीं हैं। अब देखते नहीं हैं तो मेरे बनाने का कोई मतलब भी नहीं होगा। करेक्ट। तो इसीलिए इसको कट शॉर्ट करके आधे घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे सेपरेटली। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर। और मेरा क्या कहना था, टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि मॉडर्न में बहुत सारा पार्ट है। तो चलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कहाँ से कहानी स्टार्ट होगी। तो जैसे मैंने बताया कि भाई आपका मुग़ल मराठा थोड़ा डिक्लाइन में आ गए हैं। अब अंग्रेज़ों का या फिर जो फॉरेनर हैं, पुर्तगीज़ का, इन सब का वर्चस्व आ रहा है ना। तो पहले पुर्तगीज़, इस चैप्टर का नाम क्या है, यूरोपियन पावर इन इंडिया, है ना। एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर। तो जो यूरोप के शक्तिशाली वो देश हैं, वहाँ के व्यापारी यहाँ पे आएंगे, व्यापारी के रूप में यहाँ आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए आपस में उनमें टसल होगा, है ना। पुर्तगीज़ है, डच है, ब्रिटिश है, फ्रांसिस है। तो ये सब जो इनकी लड़ाई होती है ना, उस पर हम लोग का एक थोड़ा सा चैप्टर रहेगा, आज का या फिर कल का। ठीक है, उसके बाद जब ब्रिटिश जो है वो फिर बाद में क्या है, पुर्तगीज़ और डच तो चले जाते हैं या फिर अपनी हार मान लेते हैं। फिर उसके बाद फ्रेंच और ब्रिटिश है, वो लंबे समय तक लड़ते हैं, है ना। जिसमें आप कर्नाटिक वार देखोगे, 1 2 3, है ना। तो इसमें क्या होता है, फिर हमारे लोकल रूलर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे ही फ्रेंच को भी सप्रेस करता है ब्रिटिश, उसके बाद उनका वर्चस्व स्थापित हो जाता है इंडिया में। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, आपके मैसूर, जो आपका कर्नाटक वाला एरिया है, वहाँ के राजाओं को हराते हैं, मराठाओं को हराते हैं, सिखों को हराते हैं। तो बहुत सारे युद्ध होते हैं। ठीक है, तो पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, ब्रिटिश का एक्सपांशन हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले 2-3 चैप्टर ऐसे ही चलने वाले हैं, जिसमें आपका आपने वो सब पढ़ा है ना, मराठा, ये मराठा, फर्स्ट वॉर ऑफ एंग्लो मराठा, सेकेंड वॉर, थर्ड वॉर, है ना। फर्स्ट सिख वॉर, एंग्लो सिख वॉर, है ना। सेकंड एंग्लो सिख वॉर। तो इन सब से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके हैं, एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर में आएगा। आज के दिन में क्या हो रहा है, यूरोपीय का पावर एक एक करके आते जाते हैं, कैसे कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्विकली स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। भारत में यूरोपीय शक्तियाँ, औपनिवेशिक काल, है ना। तो भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के आगमन, विस्तार और प्रभाव का एक व्यापक अध्ययन करेंगे इसमें। ठीक है, औपनिवेशिक मतलब क्या होता है, आपका, आप जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री पे राज करता है, ठीक है, शासन चलाता है, तो वहाँ उसको बोलते हैं औपनिवेशिकवाद, है ना, इम्पीरियलिज्म टाइप का। ठीक है, तो उसमें कंटेंट में क्या क्या है मेजर, आपका औपनिवेशिक भारत का परिचय, कैसे आपके यूरोप के लोग आए और यहाँ पे स्टार्ट किए। भारत में पुर्तगाली, ये बड़ा कंटेंट है इस चैप्टर का।
फिर डेनिश तो बहुत छोटा सा आता है, फ्रेंच आएंगे, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आती है, इनका कैसे उदय होता है वो देखेंगे, और मुग़ल साम्राज्य का पतन कैसे, इसमें लास्ट के चैप्टर में कुछ जो वीक रूलर थे मुग़ल के, उनके बारे में थोड़ा सा कंटेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो ये है कि औपनिवेशिक भारत भारतीय उपमहाद्वीप का वह हिस्सा है जो व्यापार और विजय के माध्यम से यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के नियंत्रण में था। कौन कौन सी शक्तियाँ? यही पुर्तगीज़ है ना, डच, डेनिश, फ्रेंच। भारत की संपत्ति और समृद्धि की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की आकस्मिक खोज का मार्ग प्रदर्शन। ये इतना स्टेटमेंट में क्या है? भारत की संपत्ति और ये जो है इसकी चाह में ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो भारत आना चाह रहा था। ठीक है, तो वो करना क्या चाह रहा था? ये ऑल्टरनेट रूट खोजना चाह रहा था। जैसे कि आपका उस टाइम तो मैप वैप होते नहीं थे। ठीक है, तो वो सोच रहा था कि मैं घूम के ऐसे आऊँगा और इंडिया पहुँच जाऊँगा। तो वो क्या किया, अपोजिट साइड में ऐसे गया, तो यहाँ पे क्या था, उसको अमेरिका मिला। तो वही बोल रहा है कि भारत की संपत्ति और समृद्धि की खोज में आकस्मिक तरीके से 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस को अमेरिका की खोज का मार्ग प्रशस्त किया, मतलब उसको अमेरिका मिला, वो भी गलती से। वो चाहता तो इंडिया आना चाह रहा था। इंडिया में क्यों आना चाह रहा था? क्योंकि भारत में मसाले, वस्त्र और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं थी जो उस टाइम यूरोप में बहुत आकर्षित करती थी। ठीक है, तो गलती से उसको मिल गया ये अमेरिका मिल गया। चाहता तो वो इंडिया आना चाह रहा था, मतलब अल्टरनेट रास्ता खोज रहा था। और क्यों अल्टरनेट रास्ता खोज रहा था वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। चूँकि हम लोग ये क्या थे, स्पेक्ट्रम फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें जो हैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा जो स्किप करनी है, और कुछ चीज़ों को मैं जल्दी से भगा दूंगा। ठीक है, तो प्रथम यूरोपीय कौन था? सिकंदर था। ठीक है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के साथ पहले प्रमुख यूरोपीय संपर्क का प्रतीक था। प्रारंभिक सैन्य सफलताओं के बावजूद सिकंदर भारत में एक स्थायी साम्राज्य स्थापित नहीं कर सका, क्योंकि भारतीय शासकों, विशेष रूप से राजा पोरस से मजबूत प्रतिरोध मिला। पोरस जो था नॉर्थ वेस्ट में था, है ना, जो आपने जो मैं आपको बताया था लास्ट में कि उन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, और पोरस भले ही हार गया था, बट उसकी जो वीरता थी उसके चलते हुए सिकंदर उसे अपना मित्र बनाता है। वर्षों के अभियान के बाद उसके सैनिकों की थकान, उसके सैनिकों के बीच हुए विद्रोह, जिन्होंने आगे पूर्व की ओर मार्च करने से इनकार कर दिया, स्थानीय शासन प्रणालियों की समझ का अभाव था। किसको? आपके सिकंदर को। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये पहला आपका यूरोपीय आक्रमण था सिकंदर के टाइम। फिर आता है एक और चर्चा है आपके ये जियोग्राफी के बारे में। तो ये जो एक्सप्लोरेशन का समय आया, उसके पहले हमें जियोग्राफी की जो जानकारी मिलती है वो मिलता है जियोग्राफिका नाम का बुक है टॉलेमी का। ये कहाँ का था? मिस्र का था। ठीक है, तो इसने क्या लिखा था कि इन मानचित्रों में भूमध्य सागर के चारों ओर केंद्रित दुनिया दिखाई दी थी, जिसमें एशिया के विकृत दृश्य दिखते हैं और अमेरिका का कोई ज्ञान नहीं था, है ना। तभी तो वो क्या सोच रहा था कि मैं घूमते हुए आ रहा हूँ इंडिया, लेकिन गलती से फिर उसको अमेरिका की खोज होती है। ठीक है, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। अब देखिए क्या कारण थे। अब सबके सब जो यूरोपीय कंट्रीज़ थे, पुर्तगीज़ थे, आपका फ्रेंच, डच, डेंस, ये लोग इंडिया क्यों आना चाहते थे? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये था कि धार्मिक उत्साह था, ईसाई धर्म का प्रचार करना, है ना। 15वीं-16वीं शताब्दी में यूरोप में जो क्रिश्चियन रिलीजन था काफ़ी पीक पे था, तो ईसाई धर्म का प्रचार करने और इस्लामिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मध्य एशिया में इस्लामिक प्रभाव था, जो ओटोमन अम्पायर है वहाँ पे, जो आपका तुर्की वाला एरिया है ना। लेकिन यहाँ यूरोप में क्या था? ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म अपना प्रचार करना चाह रहे थे, इसलिए भी एक क्या था, यूरोपीय अन्वेषण का या फिर एक्सप्लोरेशन का कारण बना। आर्थिक हित था, ये मसाले चाहते थे, बेशकीमती धातु, नए व्यापारिक अवसर। ठीक है, तो व्यापारिक मामला भी एक मेजर रीजन था कि वो लोग इंडिया में आना चाह रहे थे। उसके बाद राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, जैसे उपनिवेशवाद हुआ है ना, उसको बढ़ावा दे रहे थे, तो उससे जो यूरोपियन कंट्री है उनमें कंपटीशन बढ़ा। और लास्टली है भौगोलिक बाधाएं। तो मेजर रीजन ये था जिसके चलते ये लोगों ने क्या किया, समुद्री रास्ता अपनाया। वो क्या था? कुस्तुनतुनिया। ठीक है, कुस्तुनतुनिया का 1453 में पतन हुआ,
हुआ क्या था इसके बारे में आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ने पारंपरिक व्यापारिक मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। एडम स्मिथ ने अमेरिका की खोज और भारत के केप मार्ग को मानव इतिहास में दर्ज 2 सबसे महान और सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, तो ये जो आपने एडम स्मिथ के बारे में सुना होगा ना, इकोनॉमिस्ट, तो उन्होंने 2 चीज़ों को, अमेरिका की खोज है और केप ऑफ भारत के लिए केप मार्ग को, कौन सा मार्ग, साउथ अफ्रीका वाला जो मार्ग है ना, उसको 2 महत्वपूर्ण खोज के बारे में बोला है। अब जो मैं आपको बोल रहा था कि क्यों इन लोगों को समुद्री मार्ग खोजना पड़ा, आपको मैं एक रफली मैप बना के बताता हूँ। जैसे इंडिया यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कुछ है आपका, फिर ये कंट्री हो गई, फिर भूमध्य सागर, और मान लो ये आपका, ठीक है, एक मिनट यार, थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं। अपन बनाते हैं यूरोप का, एक भारत का रास्ता, ठीक है, इसमें बनाता हूँ मैं आपको। तो एक रफली अगर मैप बना के बताऊँ आपको, तो ये आपका इंडिया है, ठीक है, मान लो ये ऐसा कुछ ईरान होते हुए, और ये जो है, ठीक है, ये हो गया साउथ अफ्रीका यहाँ पे, जिसको आप होप ये होता केप टाउन बोलते हैं, यहाँ पे है, और यहाँ पे मान लो यूरोपियन कंट्रीज़। ठीक है, तो पहले क्या करते थे, यहाँ से आपका इंडिया आते थे, ठीक है, ये रूट था। लेकिन फिर क्या हुआ, ये कुस्तुनतुनिया है, ये कहाँ पे है अभी, इस्तांबुल, जो प्रेजेंट इस्तांबुल है उसी को बोलते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या था, ये जो रोमन अम्पायर था, ठीक है, लेकिन ओटोमन अम्पायर जो कि मुस्लिम अम्पायर है, उन दोनों के बीच युद्ध हुआ, क्योंकि दोनों अपने धर्म को बढ़ावा देना चाह रहे थे, दोनों अपना साम्राज्य को बढ़ाना चाह रहे थे। तो दोनों का युद्ध हुआ, पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसको बाइजेंटाइन साम्राज्य बोल रहे हैं, वर्सेस ओटोमन, है ना। तो ओटोमन लोग जीत गए, तो उन्होंने जीत गए तो पूरा अधिकार हो गया। तो ये जो रास्ता था, जो ज़मीनी रास्ता था, वो कर दिया उन्होंने अवरुद्ध। अब कोई भी यूरोपीय यहाँ से आ नहीं सकता था इंडिया ज़मीनी रास्ते से। तो अब इनको क्या करना पड़ा, समुद्री रास्ता खोजना पड़ा। ठीक है, तो एक रास्ता ये था, ठीक है, और गलती से क्रिस्टोफर उधर चला गया था, तो इसलिए उसको अमेरिका की खोज हुई। ठीक है, तो यहाँ पे आते थे ना, तो यहाँ पे हमेशा क्या था, बहुत तेज़ स्टॉर्म चलता था, तो मोस्ट ऑफ द जहाज़ जो है वहाँ पे डूब जाते थे। इसीलिए पहले जो भी केप ऑफ गुड होप बोलते हैं ना, उसको केप ऑफ हॉर्न बोला जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में फिर जो जॉन टू हैं राजा थे, उन्होंने चेंज किया उसका नाम। तो ये एक इतिहास है कि पहले जो यूरोपीय कंट्रीज़ के जो आते थे, जैसे आपने सिकंदर को देखा, बाकी लोग को देखा, वो ये लैंड रूट से आते थे। बाद में जब ये ओटोमन अम्पायर ने कब्जा कर लिया, ठीक है, कहाँ पे, इस्तांबुल में, तो ये रास्ता तो बंद हो गया, यहाँ से कोई व्यापार नहीं कर सकते, इनको समुद्री रास्ता खोजना पड़ा, और फिर वहाँ से आपका समुद्री मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, इसलिए एक आवश्यकता थी। यूरोपीय दलों ने मसालों और अन्य मूल्यवान उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत और पूर्व के लिए पूर्ण समुद्री मार्ग की खोज शुरू की, है ना। तो समुद्री मार्ग की खोज शुरू करी, तो क्या क्या स्टेप हैं। पहला तो आता है ये जो हेनरी द नेविगेटर, ये कौन थे, पुर्तगाली राजकुमार, जिन्होंने एक नौसैनिक स्कूल स्थापित किया और अफ्रीकी तट के साथ यात्राओं को प्रायोजित किया। मतलब इसने स्पॉन्सर किया कि भाई चलिए आप क्या बोलते हैं, नौसेना का प्रयोग करके आप समुद्री रास्ते खोजिए। उसके बाद ये दूसरा है बार्टोलोमियो डायस। तो इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, वही कि ये क्या किया था, पूरा क्रॉस तो नहीं कर पाया था, मगर ये पहुंच गया था यहाँ पर अफ्रीका तक। 1488 में अफ्रीका के दक्षिणी छोर के चारों ओर नौका चलाने वाले पहले यूरोपीय जो अटलांटिक से हिंद महासागर तक पहुँचे, उन्होंने इसे केप ऑफ स्टॉर्म बोला। ठीक, क्यों बोला, क्योंकि वहाँ पे बहुत तूफान आता था और बहुत सारे जहाज़ डूब जाते थे। ठीक है, जिसे बाद में राजा जॉन द्वितीय ने, जो मैंने आपको बताया, केप ऑफ गुड होप का नाम दिया। क्यों दिया, क्योंकि अल्टीमेटली वहीं से ही वास्को डी गामा आता है और इंडिया की खोज करता है। मतलब इंडिया तो था ही, इंडिया में पहुंचता है वो। फिर आता है वास्को डी गामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आप जानती हैं। ईयर 1498 में भारत में पहली बार सफल यात्रा पूरी की। कहाँ पहुँचे थे, कालीकट पहुँचे, और यूरोप और एशिया के बीच प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग स्थापित हुआ, समुद्री व्यापार। ठीक है, और ये कौन है, पेड्रो एल्वारेस कैब्रल। तो 1500 में भारत के लिए दूसरे पुर्तगाली अभियान का नेतृत्व किया, लेकिन पहले गलती से ब्राज़ील की खोज की, इसे पुर्तगाल के लिए दावा किया।
तो इसका क्या कहना था कि ये पेड्रो एल्वारेस कैब्रल है, वो भारत की खोज में निकले थे, लेकिन इसने क्या कर दिया, पहले ब्राज़ील की खोज कर दी। तभी आप देखोगे ब्राज़ील में भी पुर्तगीज़ लोग बहुत सारे थे, ठीक है, अभी भी हैं मतलब, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ गोवा माना जाता है। तो इस टाइप का वो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्सप्लोरेशन का टाइम था। हेनरी द नेविगेटर आया, ठीक है, फिर आपका वास्को डी गामा, एल्वारेज, ठीक है, ऊपर में हमने कौन पढ़ा, कोलंबस, है ना, वो गलती से इंडिया खोजना चाह रहा था, लेकिन गलती से उसने खोज लिया अमेरिका। तो ये सब चीज़ें हैं। पुर्तगाली भारत में औपनिवेशिक नियंत्रण स्थापित करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति थे, ठीक है। तो वास्को डी गामा कालीकट पहुँचे 1498 में। जमोरिन द्वारा स्वागत किया गया और मसालों में व्यापार करने की अनुमति दी गई। तो अब मैं जो जो एक एक स्टेटमेंट बोलते जाऊंगा ना, उसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं, बने हैं, है ना, अभी भी आए हुए हैं। 1502 में क्या हुआ, कोलम में पहले यूरोपीय व्यापारिक केंद्र की स्थापना के साथ औपनिवेशिक युग शुरू हुआ, ठीक है, पहली फैक्ट्री शुरू हुई कोलम में। 1510 में क्या हुआ, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था कि पुर्तगालियों ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा पर विजय प्राप्त की। ये पूछते हैं कि कब गोवा पर विजय प्राप्त की, तो ये था 1510 AD में, ठीक है। अपनी प्राप्त की, इसे अपनी मूल्यवान संपत्ति और पुर्तगाल के वायसराय का स्थान बनाया, किसको, गोवा को, ठीक है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या हुआ, भारत के पश्चिमी तट और सिलोन मतलब श्रीलंका द्वार पर चौकियों की एक श्रृंखला स्थापित की। भारत का पश्चिमी तट कौन सा है, इस साइड ही, है ना, जैसे ये है, तो पूरा पश्चिमी तट है, गोवा से लेके आपका कैलीकट तक। तो वो बोल रहा है कि पश्चिमी तट और सैलन द्वीप पर चौकियों की एक श्रृंखला स्थापित की, मतलब पूरे पोर्ट बना दिए थे इन्होंने। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बोल रहा था कि कहाँ कहाँ पे इनकी वो थी, एस्टैब्लिशमेंट थी, सेटलमेंट थे, ठीक है। तो पहला तो ये है गोवा, जिसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। गोवा उनकी मूल्यवान संपत्ति और पुर्तगाल के वायसराय का स्थान था, यहाँ पे वायसराय बैठता था गोवा में। दमन और दीव ये कहाँ पे है, गुजरात के दक्षिणी तट पे है, ठीक है। तो पश्चिमी तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाह है। बसीन कौन सा है, वर्तमान में मुंबई के पास राजनीतिक स्थान है, ठीक है। बाद में हम लोग बसीन की संधि भी पढ़ेंगे मराठा युद्ध में, ठीक है। सालसेट क्या है, बॉम्बे के उत्तर में एक द्वीप है। हुगली बंगाल साइड है, पूर्वी भारत में व्यापारिक चौकी। और ये इंपॉर्टेंट है, सैनथोम, है ना, ये कहाँ पे है, पूर्वी तट पर, मद्रास में है, और ये पूर्वी तट पर बसती है, अगेन यहाँ पे, ठीक है। ये आपका तमिल मद्रास के साइड है, तो यहाँ पे क्या है आपका, सैनथोम, ठीक है। दमन और दीव को छोड़कर उत्तरी प्रांत का अधिकांश भाग 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठा साम्राज्य को खो दिया गया था, ठीक है। तो ये लोग सारा चीज़ किसको लॉस्ट कर गए, दमन और दीव को छोड़ के मराठाओं ने सब चीज़ जीत लिया था, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट, वो है जो गवर्नर आके बनते गए। अब वास्को डी गामा ने तो कहानी शुरू कर दी, ठीक है, लेकिन क्या व्यापार कंटिन्यूस चलाने के लिए इनको क्या चाहिए था, प्रॉपर इन्होंने गवर्नर अपॉइंट किए। तो सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है वो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इन्होंने राज किया 1505 से 1509। आप लोग दोस्तों याद कर रहे होगे तो CGPSC में से डायरेक्ट क्वेश्चन बना था, ठीक है, CGPSC के प्रीलिम्स में। और अभी आप लोग टेस्ट भी दे रहे हो तो इनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ेंगे फैक्ट क्या क्या है। भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर थे, पहला फैक्ट। ब्लू वाटर पॉलिसी का पालन किया, क्षेत्र प्राप्त करने की बजाय समुद्री व्यापार को नियंत्रित करने पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित किया। तो इसने क्या किया, इसका फोकस ये था कि ज़मीन में हम लोग अपना एक्सपांशन करें, उससे अच्छा ये है कि जो समुद्र है उस पर कंट्रोल करें, कोई भी दूसरा देश है वो व्यापार ना कर पाए, करे भी तो ये लोग क्या करते थे, उसको लूट देते थे वहाँ पे, ठीक है, उनको तहस नहस कर देते थे। तो यही इसकी ब्लू वाटर पॉलिसी है। ब्लू वाटर मतलब क्यों, समुद्र का पानी ब्लू होता है ना, तो वहाँ से उसने बोला ब्लू वाटर पॉलिसी, या फिर नील क्या बोलते हैं हिंदी में, आई थिंक अंग्रेजी में ही बोलेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी, या फिर हिंदी में कुछ और बोलते हैं देखिएगा, बट ब्लू वाटर पॉलिसी एक नाम है, ठीक है। तो इसने क्या किया, समुद्र पे व्यापार करने पे फोकस किया, न कि क्षेत्र प्राप्त करने का। और यही तरीका अपनाया जिससे ये अपने व्यापार पे ज़्यादा फोकस कर पाए। सेकंड था, स्थानीय राजनीति या प्रचार गतिविधियों से हस्तक्षेप के बिना व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया। मतलब इसको टोटल ना बिजनेस माइंडेड था, लोकल पॉलिटिक्स में भी शामिल नहीं होता था, ना ही ये जो मिशनरी थे ना आपके क्रिश्चियन के प्रचार में, उसमें भी भाग नहीं लेता था।
ये टोटल करता था व्यापार पे फोकस। हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व स्थापित किया। ठीक है, तो पुर्तगालियों को अब इनका नौसेना है, मतलब समुद्र में इनकी अच्छी खासी पकड़ बन गई। ये दो इनका युद्ध हुआ था। पहला है 1508 में चौल की लड़ाई। गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा और मिस्र के मामलुक बेड़े के गठबंधन से हार गए थे। उनके बेटे लॉरेंसो की मृत्यु हो गई थी, किसके? अल्मीडा के। ठीक है, फिर 1509 में इसने बदला लिया दीव की लड़ाई में, और गठबंधन को, कौन कौन से गठबंधन में? आपके मिस्र के राजा थे, है ना, जमूरीन थे, गुजरात के सुल्तान थे, इन सबको हराया और अपने बेटे की मृत्यु का बदला लिया। ठीक है, तो ये दो लड़ाई है। पूछ सकता है कि ये जो चौल की लड़ाई और दीव की लड़ाई में कौन गवर्नर लड़ा, तो वो था फ्रांसिसो अल्मीडा। पहली लड़ाई में उसके बेटे की मृत्यु हुई थी, दूसरे में उसने उसका प्रतिशोध लिया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड गवर्नर की बात करते हैं। तो सेकंड गवर्नर था अल्मीडा, तो चला गया। तो 1509 से 15 के बीच में दूसरा गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, तो ये कौन थे? इनको बोला जाता है पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक। और क्यों बोला जाता है, पढ़ेंगे हम लोग। दूसरे गवर्नर जिन्होंने पूर्व में पुर्तगाली औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव डाली। पूर्व मतलब भारत को ही पूर्व होता है ना। रणनीतिक नियंत्रण क्या था? जहाज़ों के लिए परमिट प्रणाली शुरू की और क्षेत्र में प्रमुख जहाज निर्माण केंद्रों पर नियंत्रण रखा। ठीक है, जो भी जहाज़ चलाना चाहता है तो परमिट लेना पड़ेगा इनसे। ठीक है, समुद्र में कोई भी देश अगर अपना जहाज़ इंट्रोड्यूस करता है तो पहले इनसे परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? प्रमुख जहाज़ निर्माण केंद्रों पर नियंत्रण रखा। तो जहाँ पे भी जहाज़ बनते थे उन केंद्रों पर इनका कंट्रोल था। राजनयिक संबंध बनाए इन्होंने। 1511 में, आपको याद आ रहा होगा, कृष्णदेव राय के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध थे। मैत्रीपूर्ण संबंध की संधि की। केवल विजयनगर को अरबी घोड़े आपूर्ति किए और बीजापुर को नहीं देने पर सहमत हुए, है ना। तो एक क्या बोलते हैं, राजनीतिक या फिर राजनयिक संबंध बनाए विजयनगर एम्पायर से 1511 में। उस टाइम आपके ये कृष्णदेव राय ही थे, है ना। कृष्णदेव राय का टाइम आप जानते हो ना, रफली 1505 से 8 या 9 से मान लो, 8 मान लीजिए, 1529 के आसपास। ठीक है, सामाजिक नीतियाँ क्या थी इनकी? पुर्तगाली सैनिकों को स्थानीय, हाँ तो इनकी देखिए सामाजिक नीतियाँ क्या अपनाई। पुर्तगाली सैनिकों को स्थानीय भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फैमिली बसाए जा रहे हैं पुर्तगालियों द्वारा, जिससे गोवा और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मिश्रण हुआ। ठीक है, अब भाई पुर्तगाली लोग यहाँ पे शादी करके यहाँ बस गए। ठीक है, तो जो बच्चे हुए वो तो फिर एंग्लो पुर्तगीज़ हो गए ना, सॉरी पुर्तगीज़ इंडो पुर्तगीज़ हो गए, है ना। अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया। ठीक है, इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का केंद्र बनाया। तो आप याद रखेंगे 1510 में गोवा पर इसने कब्जा किया था। यहाँ पे क्या किया था इसने, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको आ रहा हूँ 2 मिनट। ठीक है, तो गोवा को किसने कब्जे में किया? डेट तो आपको याद है, हमने ऊपर में पढ़ा था 1510। तो अल्बुकर्क है, उसने गोवा पर कब्जा किया और इसे वायसराय का वो बनाया, स्थान बनाया। ठीक है, इन्होंने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मुसलमानों को प्रताड़ित किया। ठीक है, तो आपको 2-3 फैक्ट इस पीपीटी से मिलेंगे। पहला तो ये है, दूसरा गवर्नर था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क और इसी को ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड है 1509 से 1515। इसने जहाज़ों में परमिट प्रणाली चालू की। विजयनगर के साथ अच्छे रिलेशन थे, उनको ही अरबी घोड़े प्रदान करेंगे बोले। और सामाजिक नीतियों में क्या किया, इसने जो भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया, किसको? पुर्तगाली सैनिकों को, है ना। और ये 1510 में गोवा पर कब्जा किया। बीजापुर के जो राजा थे उनके हाथ में था, तो उनको हराया और गोवा पे कंट्रोल किया और गोवा में सती प्रथा का समाप्त किया। तो इसलिए बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें। आप जो पूछते हो ना कि सर नोट्स क्या बनाएं, यही सब फैक्ट हैं, वो नोट्स बनेंगे। एक एक वर्ड में लिखिए ताकि आपको याद रहे। और उसके बाद आता है नीनो दो कुना, है ना। ये कब आया? 1529 से 38। जो उल्लेखनीय गवर्नर है उनको पढ़ रहे हैं, एक गवर्नर को नहीं पढ़ रहे हैं, इनसे ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, हुगली, बंगाल और सैंथो, मद्रास में बस्तियां स्थापित की। बाकी लोग क्या कर रहे थे, वही सदर्न कॉर्नर में ही थे, साउथ में या फिर ये जो वेस्टर्न एरिया में। अब ये जो नीनो दो कुन्हा है उसने क्या किया, बंगाल में भी अपना बस्ती बसाई या फिर सेटलमेंट किया और यहाँ पे मद्रास में भी। ठीक है,
तो 1530 में राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। पहले कोचीन कहाँ था? केरल में। अब उसको राजधानी ले गया गोवा। गोवा कहाँ पे है? इधर है ना, मुंबई के आसपास। 1534 में गुजरात के बहादुर शाह से बसीन द्वीप प्राप्त किया। ठीक है, तो ये बसीन जो है वो भी इनके कंट्रोल में आ गया। मार्टिन अल्फोंसो डी सूजा, ये अगला गवर्नर, भारत में कैथोलिक धर्म प्रचार को बढ़ावा दिया। तो अगर पूछा जाए कि किस वायसराय ने बढ़ावा दिया कैथोलिक धर्म को भारत में, तो आप लिखेंगे मार्टिन अल्फोंसो डी सूजा। ठीक है। फ्रांसिस जेवियर फ्रांसिस जेवियर थे, उसको भारत लाए, जिन्होंने ईसाई धर्म के प्रसार में मौलिक भूमिका निभाई। इन्हीं के टाइम में ही भारत में फिर ईसाइयों का एंट्री हुआ। ठीक है। तो जो फ्रांसिस जेवियर है ना, उसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2021 में। ठीक है, बट वो फैक्ट ऐसा था कि बन गया था क्वेश्चन। तो इसका क्या था, लगभग 7 लाख अछूतों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया इसने। विशेष रूप से गोवा और कोंकण के जो मछुआरे थे ना, उन सबको इसने क्या कर दिया, ईसाई बना दिया। और चीन में इसकी मृत्यु हुई थी, लेकिन ममीकरण इस करके गोवा में पुनः दफनाया गया, है ना। तो ये क्वेश्चन ही आया था यूपीएससी में, जो समझ में आ गया था कि इनकी वो वर्ड कुछ इस टाइप का था कि इनकी मृत्यु चाइना में हुई थी और इनकी समाधि चाइना में ही बना दी गई। ठीक है। तो एज अ एस्पिरेंट आपको ध्यान आएगा, भाई अगर चाइना में अगर मम्मी बना है तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट क्यों है ना। इसीलिए वो स्टेटमेंट गलत था। इसका जो मम्मीकरण बना के ना, इनको गोवा में दफनाया गया था। इसलिए वो स्टेटमेंट को अगर आप पहचान पाते हैं, उस क्वेश्चन में आएगा तो मैं दिखाऊंगा, तो वो क्वेश्चन आपसे बन जाता। ठीक है। तो आपको एक्सट्रीम क्वेश्चन पे, थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड पे ध्यान देना है। उनकी मम्मी गोवा के बोम जीसस बेसिलिका में संरक्षित है। ठीक है। तो फ्रांसिस जेवियर का नाम याद रखेंगे, किसके माध्यम से आए, मार्टिन अल्फोंसो डी सूजा के साथ। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट, पुर्तगाली व्यापार और प्रशासन। तो इन्होंने क्या क्या प्रथाएं इंट्रोड्यूस कराई, किन्होंने, आपके पुर्तगालियों ने। पहला था व्यापारिक प्रथाएं। कार्टाजेस मतलब सुरक्षा पत्र जारी करने वाले पहले, जिन्हें एशियाई व्यापारियों को पुर्तगाली जहाज़ों द्वारा हमले से बचने के लिए प्राप्त करना पड़ता था। जो परमिट सिस्टम बोला था ना, वही कार्टाजेस है ना, वर्ड याद रखिएगा। समुद्री व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सीमा शुल्क स्टेशनों के रूप में किलेबंदी चौकियों का उपयोग किया, इन्होंने पहली बार किया। ठीक है। कार्टास प्रणाली के माध्यम से पर्याप्त आय प्राप्त की। ये जो है ना कार्टाजेस मतलब सुरक्षा पत्र, कोई भी एशिया का जहाज़ जो है अगर समुद्र में विचरण करना चाहता है और पुर्तगाली हमले से बचना चाहता है, तो उसको सुरक्षा पत्र प्राप्त करना होता था। वो इनके लिए एक आय का साधन बना। ठीक है। और इन्होंने कुछ मुख्य फसलें यहाँ इंट्रोड्यूस कराई थी। उनमें से है टमाटर, तंबाकू, आलू, मिर्च, काजू। सोचो अगर ये पुर्तगीज़ नहीं आते तो शायद हम लोग को आलू चिप्स और आलू टमाटर ये सब नहीं मिल पाते हैं। ठीक है। और जो तंबाकू प्रेमी हैं उनको तंबाकू। तो ये सब चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी। ठीक है। तो प्रशासनिक संरचना, तो इसमें क्या था, प्रमुख रूप से वायसराय थे, जो आपने देखा उसका जो पोस्ट था वो था गोवा। एक सचिव होता था परिषद की सहायता से, तो आपका काउंसिल होता था जिसकी मदद से वो डिसीजन लेता था। वेडोर द फजीदा राजस्व और कार्गो प्रेक्षण के लिए जिम्मेदार था। ये जो पोस्ट है वो आपका राजस्व और कार्गो के लिए जिम्मेदार था। बाकी ये सब तो नहीं आते। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हो गया पुर्तगीज़ पावर, है ना। लेकिन उनका पतन क्यों हुआ वो देखना जरूरी है। तो पहला तो ये है कि पुर्तगाल की छोटी जनसंख्या एक कारण है। 1 मिलियन से कम थे, तो पूर्व में अपने व्यापार एकाधिकार और प्रभुत्व को बनाए रखना कठिन हुआ। कम जनसंख्या है तो फिर भाई सैनिक ही कम आएंगे, है ना, तो कैसे आप इतने बड़े राज्य को संभाल पाओगे। राजनीतिक कमजोरियां भी थी। निरंकुश और पतनशील दरबार, व्यापारियों के द्वारा भूमि अभिजात वर्ग की तुलना में कम शक्ति थी। 1580 में, सॉरी मैसेज आते रहते हैं, तो 2 सेकेंड। तो यहाँ पे थे हम लोग। तो वही था कि जो राजनीतिक कमजोरियाँ थी, उनके जो राजा थे कमज़ोर थे। और 1580 में पुर्तगाल जो था स्पेनिश से हार गया था और उसका आश्रित राज्य बन गया था, है ना, जो स्पेनिश का था उसका। तीसरा था धार्मिक असहिष्णु, जबरन धर्मांतरण करते थे, इसलिए इनके खिलाफ स्थानीय आबादी थी अगेंस्ट हो गई। चौथा था तकनीकी पिछड़ापन। तो बाद में क्या हुआ, ये जो जहाज़ निर्माण में ये पीछे रह गए। ब्रिटेन लोग काफ़ी आगे हो गए, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी।
और यूरोपीय प्रतिस्पर्धा, अंग्रेजी, डच, फ्रांसीस लोग आए, तो अल्टीमेटली फिर इनका जो एकाधिकार था ख़त्म हो गया। तो अगर पूछेगा कि क्यों पुर्तगाल शक्ति का दमन हुआ, तो ये आप कारण लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं पुर्तगाली पतन की प्रमुख घटनाएं। तो बाकी घटनाएं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 1580 जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें स्पेनिश का आश्रित राज्य बन गया था वो, ठीक है, पुर्तगाल। तो इससे इसकी कमजोरियां बढ़ गई। बाकी तो एज सच ठीक है। ये वाला भी एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है। 1661 में पुर्तगालियों ने बॉम्बे को इंग्लैंड को सौंप दिया। इनकी जो रानी वो थी कैथरीन थी ऑफ ब्रेगेंजा ने चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह किया, तो दहेज में मिल दिया था किसको, बॉम्बे को, किसको, आपके ब्रिटिश को। तो ऐसे भी इनकी सत्ता कमज़ोर हो गई। और बाकी तो मराठों ने उनकी हालत ख़राब कर ही दी थी, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, भारतीय शक्तियों ने पुर्तगाली प्रभुत्व की अनुमति क्यों दी। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इनको क्यों अनुमति दी थी, क्योंकि इन्होंने जहाज़ों में भारतीय अरब जहाज़ों की तुलना से बेहतर युद्धक क्षमता थी। मतलब इनके जो जहाज़ थे बेहतर थे, भारतीयों से तो कम से कम बेहतर ही थे। उसके अलावा क्या था इनका, जहाज़ों ने खोल, तो ठीक है यार, उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन भी नहीं बनता। सीधे आते हैं जो सेकंड आते हैं आपके, भारत में डच। तो डच कब आए आपके, 1602 में। और 1605 में इन्होंने मसूलीपट्टनम, मतलब आपका ये जो ईस्टर्न साइड है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया पहला। भारतीय तट के विभिन्न भागों के साथ व्यापारिक चौकियाँ स्थापित की। और मालाबार तट, मालाबार तट मतलब कौन सा है, केरल वाला, कोचिन। और कोरोमंडल तट, ये वाला तट, ये आपका कोरोमंडल तट कहलाता है, ये आपका मालाबार कहलाता है, ठीक है। तो कोरोमंडल तट यहाँ पे तो कोचिन, और यहाँ पे आपका गोलकोंडा, काकीनाडा, पुलिकट, नागपट्टनम, सारा इतनी है ना। गोलकोंडा आपका हैदराबाद जो बोलते हैं उसको, पर नियंत्रण किया। त्रवणकोर, तमिलनाडु, राजशाही, मुर्शिदाबाद कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल, पटना, बालासोर और म्यांमार में व्यापारिक स्टेशन। तो ये सब लोकेशन को आप याद रखिएगा। स्पेशली आपका गोलकोंडा, काकीनाडा, पुलिकट इंपॉर्टेंट है, और बंगाल में मुर्शिदाबाद, पटना। तो इनसे क्वेश्चन बनता है कि किसने यहाँ पे आधिपत्य बनाया हुआ था। व्यापार में क्या प्रभाव डाला, पूर्व के साथ यूरोपीय व्यापार में सबसे प्रभावशाली शक्ति के रूप में पुर्तगालियों को प्रतिस्थापित किया। भारत से नील, कच्चा रेशम, सूती वस्त्र, शोरा, चावल और अफीम का निर्यात किया। 1658 में पुर्तगालियों से सेलोन पर विजय प्राप्त की। पुर्तगाली लोग का वहाँ पे आधिपत्य था श्रीलंका में, जैसे आपने देखा, मैंने बताया था आपको कि इन्होंने क्या किया था, ये कोचीन से लेकर सेलोन तक पूरा चौकी बनाई थी। तो 1658 में ये पुर्तगालियों से सेलोन पर विजय हासिल कर ली। भारत में साम्राज्य निर्माण की तुलना में व्यापार पर अधिक केंद्रित किया। काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार, ठीक है। तो इस पे भी अगर एक क्वेश्चन आता है ना कि क्यों डच लोग अपना साम्राज्य नहीं फैला पाए, तो उसका कारण यही था कि इनका पर्पस ही नहीं था यहाँ पे साम्राज्य फैलाने का। इनका पूरा फोकस व्यापार का था। और बाद में देखेंगे जैसे इनका ब्रिटिश लोगों के साथ युद्ध होता है ना, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि चलो भाई हम लोग ये जो इंडोनेशिया एरिया है उसको हम लोग हैंडल करते हैं, ये डच लोग बोलते हैं, आप लोग इंडिया में करो, दोनों एक दूसरे के व्यापार पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये कारण था कि इनका भी साम्राज्य नहीं बसा। जैसे पुर्तगालियों के पतन के कारण देखें तो इनके यही कारण थे कि पहला तो ये था, इनका व्यापार में ज़्यादा फोकस था, साम्राज्य निर्माण में इनका फोकस नहीं था, ठीक है। अब आते हैं एंग्लो डच, जिसकी बात मैं कर रहा था। पूर्वी व्यापार में अंग्रेजी शक्ति के उदय ने डच के साथ तीव्र स्पर्धा शुरू कर दी, है ना, कंपटीशन शुरू हो गया। डच और आपने देखा होगा लगभग सेम टाइम में आए थे। 1600 में आपके 1600 एडी में आपके ब्रिटिश आए थे, और 1602 में कौन आया, जस्ट अभी हमने देखा, डच आए, ठीक है। तो दोनों में कंपटीशन तो होना लाजमी है। प्रतिद्वंदिता 1623 में अम्बियोना में अपने चरम पर पहुंची। अम्बियोना का जगह है, ठीक है, इसको इंग्लिश में एक बार देखते हैं यार, यहाँ पे है एम्बियोना में 1623 में चरम पर पहुंची, जहाँ डच ने 10 अंग्रेज़ों और 9 जापानियों का नरसंहार कर दिया। मतलब ये जो डच लोग हैं उन्होंने 19 लोगों का कत्लेआम कर दिया, जिसमें 10 अंग्रेज़ थे। फिर दोनों में तो युद्ध छिड़ना ही था, उनके आदमियों को मार रहे तो लंबे युद्ध के बाद दोनों पक्ष 1667 में समझौते पर पहुँचे। ब्रिटिश इंडोनेशिया पर सभी दावों को वापस लेने के लिए सहमत हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश ने बोला भाई चलो इंडोनेशिया में हमारा कोई
रोल नहीं है। आप लोग देखो, डच इंडोनेशिया में अपने अधिक लाभदायक व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत से सेवानिवृत्त हो गए, है ना। इन्होंने बोला कि भाई चलो, आपका भारत हुआ, हमारा इंडोनेशिया। यहाँ पे जो एक लड़ाई है, हुगली बेदारा की लड़ाई 1759, इसके बारे में पूछा जाता है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंस था? इस लड़ाई ने भारत में डच महत्वाकांक्षा को करारा झटका दिया। डच सैनिकों को ब्रिटिश द्वारा निर्णायक रूप से हराया गया। भारत में डच प्रभाव के प्रभावी अंत को चिन्हित किया। इस हार के बाद डच ईस्ट इंडीज़ मतलब आपके इंडोनेशिया उनका प्राथमिक औपनिवेशिक केंद्र बन गया। तो इस युद्ध के बाद पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, बट अल्टीमेट कॉम्प्रोमाइज़ तब हुआ जब इनको हुगली बेदारा की लड़ाई में इन्होंने 1759 में हराया। आपको 1759 से आप कोरिलेट कर पा रहे हो तो उस टाइम क्या हुआ था? उस टाइम अंग्रेज़ों का वर्चस्व बढ़ रहा था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। तो उस टाइम क्या था, अंग्रेज लोग काफ़ी मजबूत हुए थे, है ना। तो अगर डच लोगों ने वहाँ पे कुछ हस्तक्षेप किया होगा तो उनको करारा जवाब दिया हुगली के युद्ध में, और फाइनली उनका अंत यहाँ से हो गया। तो कौन कौन ख़त्म हो गए? पुर्तगीज़ ख़त्म हो गए, डच ख़त्म हो गए, डेनिस आते हैं। डेनमार्क शहर में एक छोटी औपनिवेशिक शक्ति थी, लेकिन उसने कई महत्वपूर्ण व्यापारिक चौकियाँ स्थापित की। तो 1620 में सबसे पहले इनकी चौकी स्थापित हुई कहाँ पे? ट्रैक बार, मतलब जिसको बोलते हैं तरंगमबाड़ी, तमिलनाडु में पहला कारखाना 1620, ठीक है। 1750 के दशक निकोबार द्वीप समूह में उपस्थिति स्थापित की, मतलब अपना सेटलमेंट बनाया निकोबार में 1750 में। 1752 में कालीकट में, 1755 में सेरामपुर में। सेरामपुर कहाँ पे है? कलकत्ता में, ठीक है, उसका मुख्यालय था। तो ये पूछ सकता है कि सेरामपुर किनका मुख्यालय था, तो आपको बताना है डेनिश लोग का, ठीक है। ट्रैक बार उनकी अंतिम चौकी ब्रिटिश को बेच दी गई। लास्ट में फिर ये लोग भी ब्रिटिश को सौंप के चले गए। डेनिश क्षेत्रीय विस्तार की तुलना में मिशनरी कार्य में अधिक संबंधित है, ठीक है। तो इनका पर्पज़ था, भाई हम लोग क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहते हैं, बिजनेस होता रहेगा। एक समय में मुख्य डेनिश और स्वीडिश पूर्व एशिया कंपनियों से मिलकर ब्रिटिश की तुलना में यूरोप में अधिक चाय का आयात किया, ठीक है, इतना कुछ फैक्ट नहीं है। अब आते हैं ये जो फ्रेंच लोग हैं। तो फ्रेंच तो जो था सबसे लास्ट में आया, वो कब आया? 1664 में। आपके डेनिश कब आए थे? डेनिश आए थे आपके 1620 में, इन्होंने पहली कंपनी स्टार्ट करी। चलिए उस पर देखेंगे अपन डेट। तो 1664 मतलब लास्ट में आया सबसे फ्रेंच, है ना। वित्त मंत्री कौन था? कोलबर्ट की सलाह पर लुई 16, राजा था वहाँ का, फ्रांस का, लुई 14 कैसे करना चाहते हो आप? लुई 14, है ना। तो सॉरी यार, क्या 2 मिनट मुझे बंद करके चालू करना पड़ेगा। तो लुई 14 से डिस्कस किया उनके वित्त मंत्री ने कि भाई हमें कुछ बिज़नेस बढ़ाना है। तो फिर उसके चलते फिर फ्रेंच कंपनी आई, ठीक है। इंडिया कहाँ पे है? तो यहाँ पे थे अपन। तो फ्रेंच कंपनी का पढ़ते हैं, हाँ। तो वित्त मंत्री कोलबर्ट की सलाह पर लुई 14 द्वारा कंपनी डेस इंडेस, या बहुत नाम डिफरेंट है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बोलिए, का गठन हुआ। अंग्रेजी कंपनी के विपरीत फ्रांसीसी कंपनी राज्य द्वारा बनाई गई थी। आप क्या समझ रहे हैं इससे? इस पे स्टेट का कंट्रोल था। जो अंग्रेजी कंपनी थी वो प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन फ्रांसीसी कंपनी, उसको किसने बनाया था? फ्रांस के राज्य ने, है ना। तो उस पर स्टेट का कंट्रोल था। स्टेट मतलब देश का कंट्रोल था। वित्त पोषित और नियंत्रित की गई थी। इस कारण ये कारण भी बनेगा कि बाद में जब सपोर्ट नहीं मिलता ना राज्य का, तो आपका जो ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो डिक्लाइन होती है, ठीक है। इसीलिए मैं इस चीज़ पे स्ट्रेस डाल रहा हूँ। 1668 में फ्रांसिस कैरों द्वारा सूरत में पहला कारखाना, तो इनका पहला कारखाना बना सूरत में। 1669 में मेरकारा द्वारा, मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, दूसरा कारखाना। 1674 में फ्रांसिस मार्टिन पहले गवर्नर के अधीन पौंडीचेरी में व्यापारिक केंद्र स्थापित हुआ, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे कैसे इन्होंने भी अपना एक्सपांशन शुरू किया। गुजरात में सूरत, आंध्र में मसूलीपट्टनम, और उसके बाद पौंडीचेरी में। प्रमुख बस्तियां कहाँ कहाँ पे हैं याद रखेंगे। पहला पौंडीचेरी, भारत में मुख्य फ्रांसीसी बस्ती। चंद्रनगर कहाँ पे है? शाइस्ता, बंगाल में, है ना। शाइस्ता खां बंगाल के मुगल गवर्नर से प्राप्त। माहे कराईकल, यमन, ठीक है। ये जो साउथ के लोकेशन है, माहे कराईकल और यमन, यहाँ पे भी फ्रांसीस बस्तियाँ बसाई गई।
फ्रांसीसी यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय वस्त्रों की बढ़ती मांग से आकर्षित थे और मुनाफे का हिस्सा चाहते थे। ठीक है, अब आते हैं फ्रांसीसी विस्तार और संघर्ष। फिर यहाँ पे क्या होता है, इनका लड़ाई शुरू होता है किनके साथ, ब्रिटिश के साथ, क्योंकि अब तक तो आपके डेंस, आपके डच और पुर्तगीज़ काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, बचे दो हीरो, फ्रांसिस और आपके ब्रिटिश। तो प्रमुख विस्तार कहाँ पे था, 1742। तो जोसेफ फ्रांसोइस डुप्लेक्स, है ना, डुप्लेक्स ही बोलते हैं इसको, डुप्लेक्स, ठीक है। डुप्लेक्स पांडिचेरी में गवर्नर बने। फ्रांसीसी उद्देश्यों को वाणिज्यिक प्रेरणाओं से साम्राज्यवादी विस्तार की ओर स्थानांतरित किया। मतलब सिर्फ व्यापारिक फोकस नहीं होने लग गया, अब ये चाहते थे कि भाई हम अपना साम्राज्य भी बढ़ाएं। तो किसका देन था ये, डुप्लेक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत शक्तिशाली गवर्नर था। तो कब आया था, 1742 में। 1744 से 1761 ब्रिटिश और फ्रांसिस ने बार बार दक्षिण पूर्वी भारत, कहाँ पे, दक्षिण पूर्वी भारत और बंगाल में एक दूसरे के किलों और शहरों पर हमला किया और उन्हें जीता। 1761 में प्रारंभिक फ्रांसीसी सफलताओं के बाद ब्रिटिश ने वांडीवाश की युद्ध लड़ाई में फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हराया। तो ये चीज़ें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बस ये एक समरी टाइप का दे दिया है। इनके बीच क्या हुआ था, 3 अलग अलग युद्ध हुए थे, 1744, 1756 और 1761। ठीक है, तो 1761 में जो वांडीवाश की लड़ाई हुई थी ना, ब्रिटिश वर्सेस आपका इंग्लैंड, ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच, तो उसमें अंग्रेज़ों ने इनको हराया और अल्टीमेटली उनकी हार निश्चित हुई फ्रांसीसियों की। ठीक है, पेरिस की संधि ने पौंडीचेरी और कुछ अन्य फ्रांसीस बस्तियों को फ्रांसीसियों को लौटा दिया, और लेकिन भारत में उनकी शक्ति स्थायी रूप से कम हो गई थी। ठीक है, पौंडीचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर की लिस्ट दी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, डुप्लेक्स चौथे नंबर पे आया था, ये सब गवर्नर हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए, है ना, काउंट डी लैली उसके बाद आया, तो याद कर पाएंगे तो अच्छा है। नेक्स्ट है आपका, अब आते हैं, देखो अब मतलब इन शॉर्ट देखा जाए तो सारे जो मजबूत हीरो थे सारे हार गए हैं। अब आपके पास है सिर्फ ब्रिटिश, है ना, अब उनका एक्सपांशन शुरू हो गया। तो ये तो आप जान ही रहे हैं बाकी चीज़ों को। थॉमस स्टीवंस एक शरणार्थी जेयूस केप ऑफ गुड होप के चारों ओर भारत की यात्रा करने के वाले पहले अंग्रेज बने। गोवा में उतरे, तो अगर अंग्रेज़ों की बात करें तो ये पहले गोवा में उतरे, पहले अंग्रेज थे। 1590 में कौन आया था, याद है आपको, अकबर के पास आया था रॉल्फ फिंच, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, आपको रिवाइज़ करना है इसको। जॉन मिल्डन हॉल, इसको नहीं पढ़े हम लोग, बट ठीक है, ये आए थे भूमि के मार्ग से भारत 1599 में। 1600 में रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर जारी किया, जिसे उसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी व्यापार का एकाधिकार मिल गया। ठीक है, रानी ने भैया इनको एकाधिकार दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में। 1609 में आपको पता है कौन आया, किंग जेम्स प्रथम द्वारा नया चार्टर प्रदान किया गया, जिससे एकाधिकार अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, बट इसी के टाइम में ही लगभग आपके वो आए थे जहांगीर के दरबार में 2 ब्रिटिश लोग। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। कंपनी का आधिकारिक नाम द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन। ठीक है, इतना कुछ नहीं, आप याद रखिएगा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था इसका। अब आते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, प्रारंभिक विस्तार क्या हुआ था, कैप्टन विलियम हॉकिंस, ये कहाँ पे आया था, जहांगीर के दरबार में, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, बस रिवाइज कर रहे हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस ने व्यापारिक रियायतें मांगने के लिए जहांगीर के दरबार का दौरा किया, लेकिन पुर्तगाली दबाव के कारण इनकार कर दिया। जहांगीर ने मना कर दिया, क्यों, क्योंकि पुर्तगालियों का भी प्रेशर था उस टाइम। जहांगीर ने थॉमस ऑल्डवर्थ के अधीन सूरत में एक कारखाना बनाने की अनुमति देते हुए फरमान जारी किया। सर थॉमस रो बाद में आए, कब आए ये, 1715 में आए, सॉरी यार 1615 में। ठीक है, ये कब आए थे, 1608 से 11 के बीच आए थे, और ये आए थे 1615 में। दोनों जहांगीर के टाइम आए थे, कौन, सर थॉमस रो। ठीक है, सर थॉमस रो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आए और आगरा, अहमदाबाद, बरोच, मतलब वही भारूच और मसूलीपट्टनम में कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। किसने, तो पहला ये जो विलियम हॉकिंस था वो आया, लेकिन उसको नहीं दिया उसने अनुमति, लेकिन जेम्स ये सर थॉमस रो था, उसको उसने अनुमति दी। कैप्टन मिडलटन ने बॉम्बे में पुर्तगालियों को हराया। कैप्टन बेस्ट ने स्वाली सूरत के पास पुर्तगाली बेड़े को हराया। ठीक है सब, जिसे जहांगीर का पक्ष हासिल करने में मदद मिली।
भारत में अंग्रेजी बस्तियाँ कौन कौन सी हैं ये याद रखिएगा। सूरत में था 1613 में, मद्रास में है आपका जहांगीर के फरमान के बाद, ठीक है, ये फोर्ट सेंट जॉर्ज इन्होंने स्थापित किया था, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बॉम्बे में है इनका, जो विवाह में मिला था पुर्तगालियों से दहेज में, और ये कलकत्ता में था। कलकत्ता में ये कलकत्ता क्या है पता है आपको? ये जो 3 शहर है ना, उसका जो अधिग्रहण करने के बाद जो जगह बना ना, वही कलकत्ता कहलाया। सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर का अधिग्रहण किया, जो बाद में कलकत्ता के रूप में विकसित हुआ। सुतानुती के कारखाने को किलेबंदी किया गया और फोर्ट विलियम का नाम दिया गया। तो आप 2-3 चीज़ें देख रहे होगे, तो एक सही जोड़ी मिलाने के लिए आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे है, वो मद्रास में है। फोर्ट विलियम कहाँ पे है, कलकत्ता में है, ठीक है। कुछ ये अलग अलग पोर्ट बनाए थे। उसके बाद तो ये आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, जहांगीर, शाहजहाँ, हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। तो चलो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ इसको कि जहांगीर कब था। तो जहांगीर के टाइम में 1613 से 15 में फरमान जारी किए, जिसमें अंग्रेज़ों को सूरत, आगरा, अहमदाबाद, भारूच और मछलीपट्टनम में कारखाने स्थापित करने की अनुमति दी। शाहजहाँ ने क्या किया, 1651 में बंगाल में पहला अंग्रेजी कारखाना शाह सूजा शाहजहाँ के पुत्र और बंगाल के नवाब की अनुमति से हुगली में स्थापित किया गया। औरंगजेब के टाइम में क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने हुगली को लूटा और युद्ध की घोषणा की, लेकिन मुग़लों ने सभी अंग्रेजी बस्तियों पर कब्जा कर लिया। बाद में सुलह हुआ 1691 में। औरंगजेब ने ब्रिटिश को माफ़ कर दिया और बंगाल में सीमा शुल्क से छूट दी। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है गोल्डन फरमान, जो कि 1717 में दिया फर्रुखशियार ने, जिसमें क्या किया, सिर्फ 3000 के छोटी सी रकम पे उनको पूरा क्या बोलते हैं, व्यापार करने की छूट मिल गई थी, ठीक है। और ये तो फिर ज़्यादा काम का नहीं है। जैसे जैसे ये इसका मुग़ल का पतन होते गया, वैसे ही आपके ब्रिटिश जो है स्ट्रॉन्ग होते गए। मुग़ल के पतन के कारण हमने पढ़ लिया है, ठीक है, ये आप एक बार देख लीजिएगा कि पहला तो ये था कि आर्थिक दिवालियापन, वीक सक्सेसर थे। मुग़ल राज्य की प्रकृति काफ़ी लंबी चौड़ी थी, ठीक है, तो ये मनसबदारी के चलते भी बिगड़ गई। विदेशी आक्रमण हुए, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। किसान विद्रोह हुए क्योंकि टैक्सेशन ज़्यादा था। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, अभी पढ़ेंगे हम लोग, मराठा, मैसूर, सिख, है ना, तो वो भी आपके मुग़ल के पतन के कारण थे। और अल्टीमेटली यूरोपीय हस्तक्षेप, जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सब ठीक है, बाद के जो रूलर थे। तो दोस्तों ये हमारा हुआ कैसे आपके यूरोपीय एक एक करके भारत में आए, इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित करी, ठीक है। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि सर आपने PY क्यों नहीं डाले। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग एक सेपरेट सेशन अभी मैं लूँगा थोड़ी देर में, उसमें हम लोग ये जो पढ़े हैं थ्योरी उसका क्वेश्चन करेंगे, तो आप इसको सुन लीजिएगा, उसके बाद ही वो क्वेश्चन करिएगा। और सेकेंड था, इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन था मेंस में, वो था फ्रेंच के डिक्लाइन के कारण क्या है, ठीक है। तो आप मुझे वो आप अगर शॉर्ट में कमेंट सेक्शन में लिख पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, और नहीं तो फिर मैं बाद में आपको, जब हम लोग ये साम्राज्य वाला पढ़ लेंगे, ये एक ही क्वेश्चन था तो उसको ऐड करने का मुझे सेंस नहीं बना, लेकिन मैं उसको आंसर करूँगा, ठीक है। एक तो सिंपल सा चीज़ वही है कि नौसेना जो थी ब्रिटिश की ज़्यादा मजबूत थी आपके फ्रेंच के मुकाबले। दूसरा था, फ्रेंच में क्या थे, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं थे जैसे कि ब्रिटिश में थे। जैसे आपके क्लाइव है ना, क्लाइव बहुत मजबूत था, हैंस्टिंग जो आए, तो ये लोग काफ़ी मजबूत थे कंपेयर टू फ्रेंच के बाद क्या हुआ, फ्रेंच में डुप्लेक्स तो था, लेकिन डुप्लेक्स को जैसे ही वापस बुला लिए फ्रेंच में, तो फिर वो कमज़ोर पड़ गया। तीसरा कारण था कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड था, तो स्टेट ने जैसे ही पैसा देना बंद किया किसको, फ्रेंच कंपनी को, तो फिर वो ऐसे ही कमज़ोर हो गई, ठीक है। तो ये सब कुछ कारण है जिसके चलते फ्रेंच कंपनी ब्रिटिश के मुकाबले कमज़ोर थी, और अंत फिर उनका निश्चित हो गया था, ठीक है। तो चलिए अपन यहाँ पे ख़त्म करते हैं और इसके क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर।